नमस्कार। आप सभी का वीसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कंपटीशन एग्ज़ाम्स क्वेश्चन थर्ड पार्ट अपन लेके आए हैं। उम्मीद करती हूँ आप कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। अपना कॉपी पेन आप लेके बैठिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इस सीरीज़ का। लाइब्रेरीज एज गेटवेज टू नॉलेज इज़ द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। ज्ञान के प्रवेश द्वार के रूप में पुस्तकालय दस्तावेज का शीर्षक है। इंफॉर्मेशन पॉलिसी, नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी 1986, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, नेशनल नॉलेज कमीशन ऑन लाइब्रेरीज 2007। तो बताइए इसका आंसर है नेशनल नॉलेज कमीशन ऑन लाइब्रेरीज 2007। नेशनल नॉलेज कमीशन ऑन लाइब्रेरीज 2007 इज राइट आंसर। पुस्तकालय पर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। हेडक्वार्टर ऑफ इफ्ला इज लोकेटेड। इफ्ला का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? इफ्ला फुल फॉर्म बताइए इफ्ला का। सभी को पता है, हर उसमें मैंने इसको क्लियर किया है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। इसका ईयर 1927। फाउंडेड कहाँ पे स्थित है? एडिनबर्ग, यूनाइटेड किंगडम। इसका हेडक्वार्टर है द हैग, नीदरलैंड। ठीक है, ये इसका हेडक्वार्टर है हैग, नीदरलैंड। इसमें 1927 में इफ्ला, इसका नाम था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। 1930 में है ना, 1930 में इंस्टीट्यूशन वर्ड इसको डिलीट किया गया। ठीक है, 1930 में इंस्टीट्यूशंस वर्ड है, इसको हटा दिया गया। उसके बाद 1976 1976 में पुनः इंस्टीट्यूशन वर्ड को ऐड किया गया। ठीक है, इफ्ला इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस 1927। फाउंडर एडिनबर्ग यूके, हेडक्वार्टर है द हैग, नीदरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी? नेशनल लाइब्रेरी के फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन थे? बताइए। नेशनल लाइब्रेरी, इंपीरियल लाइब्रेरी के फर्स्ट लाइब्रेरियन थे जॉन मैकफार्लैन। ठीक है, और नेशनल लाइब्रेरी 1948 में बनी। इसके जो फर्स्ट लाइब्रेरियन थे वो B.S. केशवन। ठीक है, B.S. केशवन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के फर्स्ट लाइब्रेरियन थे। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एडवोकेट ओपन एक्सेस एंड सेल्फ अरेंजमेंट? पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम या कौन सा कानून ओपन एक्सेस और शेल्फ व्यवस्था की वकालत करता है?
बताइए। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब आए? 1931। हाउ सिंपल हाउ ट्रेवल एंड यट हाउ सेमिनल। ये कौन से रूल, कौन से नियम के लिए कहा जाता है? ये फर्स्ट लॉ है लाइब्रेरी साइंस का। बुक्स आर फॉर यूज़, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। बुक्स आर फॉर यूज़, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। इसके लिए डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर के द्वारा कहा गया हाउ सिंपल, हाउ सेमिनल। ठीक है। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस सभी को पता है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर के द्वारा प्रपोज्ड किया गया 1931 में। फर्स्ट है 5 बुक्स आर फॉर यूज़, एवरी रीडर हिज और हर बुक। प्रत्येक पाठक को उसकी बुक, उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। एवरी बुक इट्स रीडर, प्रत्येक पुस्तक का रीडर है। सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठकों का समय बचाएं। ए लाइब्रेरी इज़ ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, लाइब्रेरी एक वर्धनशील संस्था है। ऑर्गेनिज्म वर्ड इसमें बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, उससे लिया गया है। सीरीज़ किसकी सीरीज़ है ये? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन पब्लिकेशन सीरीज़। नाइनटीन 31 में पब्लिकेशन डेट है। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन के आंसर पर आते हैं। इसका आंसर है तीसरा नियम, थर्ड लॉ ओपन एक्सेस और सेल्फ व्यवस्था की वकालत करता है। विच वन इज़ नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र कौन सा है? FID के बारे में बात करते हैं। FID इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। कब इस्टेब्लिश हुआ है FID? 12 सितंबर 1895। कहाँ पे? ब्रुसेल्स। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी के नाम से किया गया। 2 बेल्जियम लॉयर थे, पॉल ऑटलेट एंड हेनरी लॉ फाउंटेन, उनके द्वारा। FID स्टैंड्स फॉर FID, ओरिजिनल फ्रेंच वर्ड है फेडरेशन इंटरनेशनल डी डॉक्यूमेंटेशन। इनका नाम चेंज कब हुआ? अपना कॉपी पेन लेके बैठिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। 1931 में FID का नाम द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंटेशन था। ठीक है। आफ्टर 1937 में नाम हुआ द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंट्स।
1988 में इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। 1931 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंटेशन, 1937 में इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन, 1988 में इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनेस्को, फुल फॉर्म यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म सभी को पता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस। इनका ईयर याद में रखना है अपने को, 16 नवंबर 1945, लंदन, यूके। अब हम इंसडॉक की बात करते हैं। इंसडॉक इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1952। हेडक्वार्टर है इनका न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। इंसडॉक को 30 सितंबर 2002 इंसडॉक मर्ज्ड हुआ निस्कॉम टू फ्रॉम निस्केयर, ठीक है। अब नेस्डॉक का फुल फॉर्म है नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, पब्लिश्ड 1970 एज ए डिवीज़न किसका है, ICSSR, ओके। देन राइट आंसर है अपना इंसडॉक, ठीक है। इंसडॉक इज राइट आंसर। नेक्स्ट, टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ द लाइब्रेरी, पुस्तकालय का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन इज़ एसेंशियल, ये भी सही है। लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शंस इज़ एसेंशियल, बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शंस इज़ एसेंशियल, यूज़र एजुकेशन इज़ एसेंशियल। तो बेस्ट यूज़ ऑफ लाइब्रेरी ओरिएंटेशन एंड यूज़र एजुकेशन इज़ एसेंशियल। नेक्स्ट, सीलिप, SCILIP इज़ द न्यू नेम ऑफ, इसका नया नाम क्या है? इसका नया नाम है LA। सीलिप कब बना? 2002। फुल फॉर्म चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, ओके। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स।
इनके प्रेसिडेंट CILIP के CILIP पॉल कॉर्ने। ओके, नेक्स्ट, जॉन मैकफार्लेन वॉज द लाइब्रेरियन ऑफ, जस्ट अभी अपना बात हुई थी जब नेशनल लाइब्रेरी की बात हुई कि उस समय फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन थे, BS केशवन। और जॉन मैकफार्लेन जब फर्स्ट लाइब्रेरियन बने तो इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता, ठीक है, इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता के फर्स्ट लाइब्रेरियन जॉन मैकफार्लेन। नेक्स्ट, द राइट टू इंफॉर्मेशन बिल वॉज एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन, भारत की संसद द्वारा सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब अधिनियमित किया गया। तो हमें डेट ध्यान में रखनी है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 सबको ध्यान में होता है, ये है 15 जून 2005। 15 जून 2005 को एनेक्टेड हुआ था पार्लियामेंट में। नेक्स्ट, रिसर्च इज़ कंडक्टेड टू, अनुसंधान किया जाता है। अनुसंधान क्यों किया जाता है? जनरेट न्यू नॉलेज, राइट, नए ज्ञान के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट, डेवलप ए थ्योरी, सिद्धांत विकसित करने के लिए। एंड डेवलप कम्युनिकेशन स्किल तो नहीं आ सकता, री इंटरप्रेट एक्सिस्टिंग नॉलेज, मौजूदा ज्ञान की फिर से व्याख्या करने के लिए, ठीक है, अनुसंधान किया जाता है। नेक्स्ट, मैश, MESH इज़ द नेम ऑफ, मैश का फुल फॉर्म बताइए। मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स, मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स थिसोरस, ये कंट्रोल्ड एंड हायरार्किकल ऑर्गेनाइज्ड वोकेबलरी है। प्रोड्यूस किया जाता है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, किसके द्वारा? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। इंडेक्सिंग, कैटलॉगिंग और बायोमेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए, खोजने के लिए मैश का उपयोग किया जाता है। इसका नाम है कंट्रोल्ड वोकेबलरी, नियंत्रित शब्दावली। विद्यानिधि वॉज ए प्रोजेक्ट फॉर, विद्यानिधि किससे रिलेटेड है? विद्यानिधि किसके लिए परियोजना थी? विद्यानिधि इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डेजिटेशन, डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ जर्नल्स, डिजिटल आर्काइव। विद्यानिधि इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डेजिटेशन से संबंधित है। इंडियन डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थीसिस, क्या कहा जाता है विद्यानिधि को? इंडियन डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थीसिस, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट नेशनल नॉलेज कमीशन। नेशनल नॉलेज
कमीशन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में क्या सत्य है? नेशनल नॉलेज कमीशन कब बना ये? इसका फॉर्मेशन है 13 जून 2005। ठीक है। नेशनल नॉलेज कमीशन इंडियन थिंक टैंक, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये कहा जाता है इंडियन थिंक टैंक। ठीक है। ये 13 जून 2005 को ये फॉर्मेशन है, किसके द्वारा है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह। ठीक है। तो चेयरमैन कौन है? NKC। सेकंड इज़ राइट आंसर इसमें। इसके अध्यक्ष है सेम पित्रोदा। ठीक है। Which source would you consult to know the impact factor of journal publication? जर्नल प्रकाशनों के इम्पैक्ट फैक्टर को जानने के लिए किन सोर्सेज से परामर्श लेंगे? वेव ऑफ साइंस, साइंस डायरेक्ट, स्कोपस या एबेस्को? इम्पैक्ट फैक्टर के लिए वेव ऑफ साइंस और एबेस्को इज़ राइट आंसर। ठीक है। वेव ऑफ साइंस एंड एबेस्को इज़ राइट आंसर। इम्पैक्ट फैक्टर वर्ड devised by Eugene Garfield। ठीक है। फाउंडर किसके थे? इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, फिलाडेल्फिया। इम्पैक्ट फैक्टर को कहा जाता है जर्नल लेवल मैट्रिक। जर्नल लेवल मैट्रिक इम्पैक्ट फैक्टर को कहा जाता है। कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेट किया जाता है क्लैरीवेट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, घातीय वृद्धि शब्द रेखिक विकास, लाइनर ग्रोथ, नॉर्मल मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण का सामान्य तरीका, जियोमेट्रिक प्रोग्रेस, ज्यामितीय अनुक्रम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अंकगणितीय प्रगति। तो इसका राइट आंसर है जियोमेट्रिक, ज्यामितीय अनुक्रम। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज़ ए टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री? इनमें से कौन एक प्रकार का सूचना उद्योग है? मीडिया एंड टेलीविज़न, बैंकिंग, फार्मास्यूटिकल्स या ऑल ऑफ दीज? दैट इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री, ये सभी इसके राइट आंसर हैं। मीडिया ऑफ टेलीविज़न, बैंकिंग, फार्मास्यूटिकल, ये सभी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रीज़ हैं। प्राइस ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ स्टडी अंडर, सूचना की कीमत का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है?
इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स, सूचना अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का अर्थशास्त्र, साइनोमेट्रिक्स या बिब्लियोमेट्रिक्स, ग्रंथ सूची। तो राइट आंसर है इसका इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का अर्थशास्त्र। Reliable and concise new bodies of knowledge is known as, विश्वसनीय और संक्षिप्त ज्ञान के नए निकायों को किस रूप में जाना जाता है? कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन, समेकित जानकारी, ग्रे इंफॉर्मेशन रिलेटेड अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स, जो पब्लिश नहीं हुए हैं, ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन या यूज़फुल इंफॉर्मेशन। कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन यानी समेकित जानकारी। रिलायबल एंड कंसाइज न्यू बॉडीज ऑफ नॉलेज इज कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द फीचर्स ऑफ गूगल स्कॉलर? गूगल स्कॉलर की विशेषताओं के बारे में क्या सच है? गूगल स्कॉलर कब लॉन्च किया गया? डेट लिख लीजिए, 20 नवंबर 2004। 20 नवंबर 2004 में गूगल स्कॉलर को लॉन्च किया गया। गूगल स्कॉलर मैट्रिक्स फॉर रैंकिंग, इट इज़ नॉट फ्री ऑफ चार्ज, यह मुफ्त नहीं है। रैंकिंग के लिए गूगल स्कॉलर मैट्रिक्स सर्च स्कॉलरली लिटरेचर फ्रॉम वन कन्वेंस प्लेस, सुविधाजनक स्थान से विद्वानों के साहित्य की खोज करें। हेल्प इन साइटिंग पब्लिकेशन एंड क्रिएटिंग ए पब्लिक ऑथर प्रोफाइल, प्रकाशनों का हवाला देने के और एक सार्वजनिक लेखक प्रोफाइल बनाने में मदद करने के लिए। तो ये सभी सही आंसर हैं इसके। गूगल स्कॉलर की विशेषताएं हैं ये। व्हाट टू से, हाउ टू से, लॉजिकली एंड symbolically, and who should say are basic questions to be considered when formulating। क्या कहना है तार्किक और प्रतीकात्मक रूप से कैसे कहना है या किसे कहना चाहिए बनाते समय विचार करने के लिए बुनियादी प्रश्न हैं। नोट, मैसेज, रिपोर्ट या नोटिस, टिप्पणी, संदेश, प्रतिवेदन या सूचना। तो संदेश, मैसेज इसका सही आंसर है। एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ पब्लिशिंग, सेल्फ पब्लिशिंग ब्लॉग्स अपने द्वारा लिखा जाता है, स्वयं के पर्सनल ब्लॉग्स होते हैं। डिजिटल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर, नॉन ऑफ दीज। तो इसमें ब्लॉग्स इज़ राइट आंसर। स्व प्रकाशन, अपने सबके पर्सनल ब्लॉग्स होते हैं जिसमें वे अपना डायरी की तरह लिखते हैं उसमें। इंफॉर्मेशन इज़, इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन डेटा, कंप्यूटर आउटपुट, रॉ मटेरियल, रॉ डाटा, ऑर्गेनाइज्ड एंड मीनिंगफुल डेटा। तो व्यवस्थित और सार्थक डेटा, ऑर्गेनाइज्ड एंड मीनिंगफुल डेटा इज राइट आंसर। टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब टुडे इंफॉर्मेशन सिचुएशन, आज की सूचना स्थिति का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली शर्त। इंफॉर्मेशन रीपैकेजिंग, इंफॉर्मेशन बूम, इंफॉर्मेशन फ्लड, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन। तो राइट आंसर क्या है? इंफॉर्मेशन बूम, इंफॉर्मेशन फ्लड एंड इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन।
ये इसके सही आंसर हैं। इंफॉर्मेशन जो आज की इंफॉर्मेशन सिचुएशन है, सूचना की स्थिति का वर्णन करने के लिए। नेक्स्ट, मार्केटिंग इज स्पेसिफिकली कंसर्न्ड विथ हाउ ट्रांजैक्शंस आर क्रिएटेड, स्टिम्युलेटेड, फैसिलिटेड एंड वैल्यूड सेट बाय। विपणन विशेष रूप से इस बात से संबंधित है कि लेन देन कैसे बनाए जाते हैं, सुविधा प्रदान करते हैं, मूल्यवान होते हैं। किसके द्वारा कहा गया है? ये है फिलिप कॉटलर। मार्केटिंग, फिलिप कॉटलर। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन इज़ ए कमोडिटी बिकॉज इट हैव्स फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। सूचना एक वस्तु है क्योंकि इसमें निम्नलिखित गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं सूचना में? सूचना की आपूर्ति संभव है लेकिन उपभोक्ता अधिशेष हो सकते हैं। सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ पॉसिबल बट कंज्यूमर कैन बी सरप्लस। डिमांड ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी मेजर्ड। सूचना की मांग को मापा जा सकता है। सूचना की लागत निर्धारित की जा सकती है। कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी डिटरमाइंड। देयर इज़ ए मार्केट ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचनाओं का अपना मार्केट है। तो ये सभी इसके सही आंसर हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। Patent is a copyright of productivity criteria, procedure, license of production या none of these. Productivity criteria, patent is a copyright, productivity criteria. पेटेंट का जो टाइम होता है वह है 20 ईयर। ठीक है, किसी भी बुक, उसका जो कॉपीराइट होता है किसी भी ऑथर की डेथ के आफ्टर 60 ईयर्स। डिज़ाइन का होता है वो है 15 ईयर। ओके, शैनन एंड वीवर आर एसोसिएटेड विथ थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के सिद्धांत, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पैकेज, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पैकेज, मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का गणितीय सिद्धांत, कम्युनिकेशन मॉडल्स, संचार मॉडल। मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन मॉडल्स इज राइट आंसर। शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इसे मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है, मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। दैट आर्ग्यू दैट ह्यूमन कम्युनिकेशन, इसमें 6 की कॉन्सेप्ट्स हैं। 6 की कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं? सेंडर, एनकोडर, चैनल, नॉइज, डिकोडर एंड रिसीवर। ओके, 6 कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं? सेंडर, एनकोडर, चैनल, नॉइज, डिकोडर एंड रिसीवर। शैनन एंड वीवर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसे कहा जाता है मदर ऑफ ऑल मॉडल्स।
redundancy of information is unnecessary and should be eliminated. अनावश्यक और समाप्त किया जाना चाहिए. unnecessary but cannot be avoided. अनावश्यक लेकिन टाला नहीं जा सकता. necessary and sometimes useful. आवश्यक और कभी कभी उपयोगी. necessary and always desirable. आवश्यक और हमेशा वांछनीय. unnecessary and should be eliminated. right answer. पे पर व्यू इज एन. पे पर व्यू क्या है? इज ए टाइप ऑफ पे टेलीविज़न वेबकास्ट सर्विस. ओके, क्या है? पे टेलीविज़न और वेबकास्ट सर्विस. ये है प्राइसिंग मॉडल. मूल्य निर्धारण मॉडल. इंटरनेशनल हुज हू इज़ पब्लिश्ड फ्रॉम. इंटरनेशनल हुज हू कहाँ से पब्लिश होता है? तो इंटरनेशनल हुज हू पब्लिश्ड लंदन. ये रेफरेंस बुक है. इंटरनेशनल हुज हू रेफरेंस बुक है. नोटेबल पीपल वर्ल्ड वाइड. ठीक है. पब्लिश एनुअली होती है और इसका ईयर है 1935. ओके, एनुअली पब्लिश्ड होता है. इंटरनेशनल हुज हू लंदन में होता है और 1935 इसका ईयर है. ठीक है. कंटिन्यू स्टडी करते रहिए. आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा. अपना जब भी कोई भी आप वीडियो देखें या कुछ भी आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करें तो अपना कॉपी पेन लेके बैठिए. अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए और उन्हें बार बार रिवाइज़ करते रहिए. रिवीज़न करना ज़रूरी है कि कोई भी हमने पढ़ाई करी उसे हमें रिवाइज़ करना बहुत ही एसेंशियल है. ठीक है. टेक केयर. कंटिन्यू स्टडी कीजिए अपनी. थैंक यू वेरी मच.